प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। आज आपको पाठ नंबर 3 परमाणु व अणु स्टार्ट कराऊंगा। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पाठ 3 परमाणु व अणु। परमाणु व अणु, ठीक है। तो आज हम इससे संबंधित कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वैज्ञानिक था जोहन डाल्टन। कौन सा वैज्ञानिक है? जोहन डाल्टन। जोहन डाल्टन। इन्होंने क्या बताया कि किसी पदार्थ की वो छोटी से छोटी अवस्था जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ की वह छोटी से छोटी अवस्था जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। तो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो वे अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का, जिसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। और फिर आ गया तत्व। जब दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलते हैं तो वे तत्व का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है। और जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो वे यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो वे मिश्रण का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और जब दो या दो से अधिक मिश्रण आपस में मिलते हैं तो वे पदार्थ का निर्माण करते हैं। और पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्य। पदार्थ को बोलते हैं मैटर और द्रव्य को बोलते हैं सब्सटेंस। ठीक है, ये आप सीरीज याद रखना। परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण और पदार्थ। पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्य। पदार्थ का ही दूसरा नाम है द्रव्य। क्या है? द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य तो पदार्थ का ही दूसरा नाम है। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मुख्यतः। उनमें एक अवस्था कौन होती है? द्रव होती है। तो ये द्रव्य और द्रव में क्या होता है? अंतर। द्रव्य तो पदार्थ का ही दूसरा नाम है और द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, जिनमें से एक अवस्था क्या है? द्रव। तो इससे पहले बच्चों, ये जो जोहन डाल्टन को परमाणु की खोज का श्रेय जाता है, इससे पहले की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले है बच्चों कणाद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? कणाद सिद्धांत। आज से लगभग 500 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? ये बात है आज से लगभग 500 ईसा पूर्व की। लगभग 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म या मृत्यु से 500 इकाई पहले। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। और ईसा मसीह के जन्म या मृत्यु को 0 माना गया है। क्या माना गया है? 0। ठीक है। तो कणाद सिद्धांत, देखो एक सिद्धांत होता है। एक सिद्धांत तो अपनी सोच या कल्पना के आधार पर दिया जाता है, फिर सिद्धांत के आधार पर प्रयोग किया जाता है, उसको प्रयोग बोलते हैं, प्रायोगिक। तो इसका सिद्धांत था ये, इसकी सोच थी, इसकी परिकल्पना थी महर्षि कणाद की। ठीक है। तो कणाद सिद्धांत देखो लगभग 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक इंडियन फिलोसफर, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद
महर्षि कणाद ने बताया। तो पहले देखो दार्शनिक क्या होते हैं, जो देख करके किसी के बारे में बता दें, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, दार्शनिक यानी फिलोसफर, ठीक है। आर्ट के अंदर एक सब्जेक्ट लगता है दर्शन शास्त्र, फिलोसोफी, और जिसने फिलोसोफी का अध्ययन कर लिया उसको क्या कहा जाता है, फिलोसफर, ठीक है, जो देख करके किसी के बारे में बताए, कल्पना करे, अपनी सोच कल्पना बताए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि सभी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, तथा वे सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। उन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। उन सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं, सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तथा इस सिद्धांत को कणाद सिद्धांत कहते हैं। तथा ये कणाद सिद्धांत किसने दिया था, महर्षि कणाद ने। तथा इस सिद्धांत को कणाद सिद्धांत कहते हैं। कणाद सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, कणाद सिद्धांत कहते हैं। अब देखो लगभग इसी समय एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्याम ने क्या बताया। एक अन्य भारतीय दार्शनिक थे पकुदा कात्याम, उन्होंने क्या बताया कि ये जो सूक्ष्मतम कण होते हैं वो स्वतंत्र नहीं रह सकते, वो आपस में संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये बात किसने बताई थी, लगभग इसी समय एक अन्य भारतीय दार्शनिक, इंडियन फिलोसफर, भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्याम, क्या नाम था, पकुदा कात्याम ने बताया कि ये सूक्ष्मतम कण क्या नहीं रह सकते, स्वतंत्र नहीं रह सकते, स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, तथा ये संयुक्त होकर, ये आपस में संयुक्त होकर यानी जुड़कर, संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये आपस में संयुक्त होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये आपस में संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो
दो अन्य ग्रीक दार्शनिकों दो अन्य ग्रीक दार्शनिकों कौन कौन से थे? डेमोक्रिट्स व ल्यूसिपस ने इन सूक्ष्मतम कणों को एटम नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। एटम ग्रीक भाषा का शब्द है। एटम कौन सी भाषा का शब्द है? एटम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अविभाज्य। जिसका अर्थ क्या है? अविभाज्य, अर्थात जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो महर्षि कणाद ने क्या बताया था? लगभग 500 ईसा पूर्व की घटना है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया भी कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है और वे सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होते हैं, यानी जिनको और नहीं बांट सकते। तो उन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं तथा इस सिद्धांत को कणाद सिद्धांत कहा जाता है। लगभग इसी समय एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्याम ने बताया कि ये सूक्ष्मतम कण क्या नहीं रह सकते, स्वतंत्र नहीं रह सकते तथा ये आपस में संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसके बाद दो अन्य ग्रीक दार्शनिकों डेमोक्रिट्स व ल्यूसिपस ने इन सूक्ष्मतम कणों को एटम नाम दिया। और एटम कौन सी भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये केवल सिद्धांत थे इनके। इन सिद्धांतों का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था और जब तक साइंस में कोई चीज प्रयोग करके सिद्ध नहीं करते तो लोग उसको मानते नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सिद्धांतों का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, तो अतः इन सिद्धांतों को मान्यता नहीं मिल पाई। इन सिद्धांतों को क्या नहीं मिल पाई? मान्यता नहीं मिल पाई। तो देखो तो नोट करके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन सिद्धांतों का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। इन सिद्धांतों का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, अतः इन सिद्धांतों को मान्यता नहीं मिल पाई। तो मान्यता नहीं मिल पाई। इन सिद्धांतों को मान्यता नहीं मिल पाई। ठीक है। तो
उसके बाद देखो फिर एक परमाणु सिद्धांत दिया गया, फिर आ जाता है परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं इसको, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी है? एटॉमिक थ्योरी। तो देखो यह सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक जोहन डाल्टन ने दिया था। वैज्ञानिक जोहन डाल्टन ने दिया। हालांकि इस सिद्धांत का भी कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। इस सिद्धांत का भी कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, परंतु यह सिद्धांत पहले से सत्यापित रसायन विज्ञान के 3 नियमों, रसायन विज्ञान के 3 नियमों कौन कौन से? रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा स्थिर या निश्चित, एक ही बात होती है, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पर आधारित था। अतः इस सिद्धांत को मान्यता मिल गई। अतः इस सिद्धांत को क्या मिल गई? मान्यता प्राप्त हुई। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई तथा परमाणु की खोज का श्रेय, परमाणु की खोज का श्रेय भी वैज्ञानिक जोहन डाल्टन को दिया गया। वैज्ञानिक की परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। हालांकि इससे पहले कल्पना हो चुकी थी महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा और पकुदा कात्याम के द्वारा, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली कि ऐसे ही सोच रहे हैं। परमाणु की खोज का श्रेय भी वैज्ञानिक जोहन डाल्टन को दिया गया। ठीक है, वैज्ञानिक
जोहन डाल्टन को दिया गया। तो बच्चों जो परमाणु सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत तो परमाणु सिद्धांत जो है वो 3 नियमों पर आधारित था। सबसे पहला कौन सा? रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। दूसरा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। और तीसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन पर आधारित था। तो बच्चों इन तीनों को ही पहले से ही मान्यता प्राप्त थी और ये इसके ऊपर आधारित था, तो इसको भी क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। रासायनिक संयोजन का नियम ये दिया था किसने? लेवासियो, एंटोनी लॉरेंट लेवासियो। ये रसायन विज्ञान के पिता है बच्चों, एंटोनी लॉरेंट लेवासियो। व जोसेफ एल प्राउस्ट ने, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, ये स्थिर अनुपात का नियम मेनली लेवासियो व अन्य वैज्ञानिकों ने, लेवासियो नहीं मान लो, और ये भी किसने दिया था? एंटोनी लॉरेंट लेवासियो, जो रासायनिक विज्ञान के पिता है। एंटोनी लॉरेंट लेवासियो, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवासियो, एंटोनी लॉरेंट लेवासियो। तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं रासायनिक संयोजन का नियम ये क्या है कि कोई भी परमाणु होता है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। कोई भी परमाणु है वो क्या नहीं रह सकता? स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो परमाणु आपस में संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं या अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु एक शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो परमाणु है वो क्या नहीं रह सकते? स्वतंत्र नहीं रह सकते। वो आपस में संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसा बताया था इन दोनों वैज्ञानिकों ने। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, उसके बाद में स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम एक ही बात होती है। इस नियम के अनुसार, ये इसके ऊपर ही बेस्ड है, इस नियम के अनुसार जब परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो ये नहीं है कि वो कोई कितने ही परमाणु मिल गए, कोई कितने ही परमाणु मिल गए, नहीं, कि परमाणुओं का जब आपस में रासायनिक संयोग होता है तो परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में संयोग करते हैं तो जल का निर्माण होता है। ये कैसे होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल से। और जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में संयोग करती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। यानी ये नहीं है कि परमाणु आपस में कितनी भी संख्या में संयोग करके पदार्थ का निर्माण कर लेंगे, नहीं, कि जब परमाणुओं का आपस में रासायनिक संयोग होता है तो परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में, एक स्थिर अनुपात में संयोग करके ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये भी इसके ऊपर ही आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार परमाणुओं का जब रासायनिक संयोग होता है तो
परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ कि जब परमाणुओं का आपस में रासायनिक संयोग होता है तो परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, और अर्थात जो अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये भी एंटोनी लेवाशियो ने दिया था। अभिकारक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उनको अभिकारक कहते हैं, और पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उनको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को क्रियाकारक या रिएक्टेंट भी कहते हैं, और उत्पाद को क्रियाफल या प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो किसी रासायनिक संयोजन में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये नियम एंटोनी लेवाशियो ने दिया था, और एंटोनी लेवाशियो को रसायन विज्ञान का पिता, द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों नियम है इसके ऊपर आधारित था परमाणु सिद्धांत। तो ये पहले से सत्यापित थे, इसलिए परमाणु सिद्धांत को भी मान्यता मिल गई, और परमाणु की खोज का श्रेय किसको दिया गया? जॉन डाल्टन को। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इन तीनों नियमों को डिटेल से पढ़ेंगे और परमाणु सिद्धांत को भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस पार्ट को आप अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ोगे, और आप यहाँ से ऑनलाइन वीडियो से नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि मैं लाइनें साथ साथ में लिखवाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।